अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में शिकस्त देकर इस वर्ल्ड कप का एक बड़ा अपसेट कर दिया है, जिस पर शायकीन क्रिकेट हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। अमेरिका ने सुपर ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 19 रन का हदफ दिया था, ताहम कौमी जो टीम है वो सिर्फ 13 रन बना सकी। इससे पहले मैच में पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 159 रन बनाए। जो कौमी टीम है उसके 3 जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं वो पावर प्ले में 26 रन के मजमूई स्कोर पर आउट हो गए। अब पाकिस्तान के 160 रन का जो हदफ था वो नाकाफी था और जवाब में अमेरिका ने बैटिंग अच्छी की। 111 के मजमूई स्कोर पर जो है वो उनके 3 विकेटें गिनी थी, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमबैक किया और ये जो मैच है वो आखिरी ओवर तक चला गया। अब आखिरी गेंद पर 5 रन जो है वो अमेरिका को चाहिए थे और अमेरिकी बैटर नीतीश कुमार ने उस वक्त हारिस रऊफ को चौका मार दिया, जिसके बाद ये मैच बराबर हो गया और फिर ये सुपर ओवर तक गया। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद अमेरिका ग्रुप ए में 4 पॉइंट्स के साथ जो है वो टॉप पोजीशन पर आ गया है। कौमी टीम जो है वो नीचे है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने अमेरिका से हार के बाद कहा कि टूर्नामेंट अभी बाकी है, अगले मैचेस में कमबैक करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के खिलाफ मैच में विकेटें गिरने से हमने मोमेंटम फिर खो दिया और उन्होंने एतराफ भी किया कि हमें मिडिल ऑर्डर को बेहतर करना पड़ेगा और बॉलिंग में भी बेहतरी की जरूरत है। अब कौमी टीम की अमेरिका के खिलाफ इस शिकस्त पर जो कौम है वो बड़ी मायूस है। कौम से बेहतर कारकर्दगी की जो है वो तवक्को कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से अमेरिका जैसी एक नई टीम से हार जाना और जो कि अपना पहली मर्तबा जो है वो टूर्नामेंट जो है वो खेल रही है और पाकिस्तान पहली मर्तबा अमेरिका जैसी टीम के साथ खेल रहा है, वहां पर जो है वो एक ऐसी टीम जो कि T20 का 2009 में वर्ल्ड कप जीत चुकी है, 5 बार ये सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इसके बावजूद जो है पिछले दफा जो है वो हमने T20 का जो है वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और उसके बाद बावजूद जो है वो टीम की ये हालत है और टीम ने जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस दी है, ये सबके लिए हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है। मगर ये है कि हमारी जो कारकर्दगी है वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से खराब है। T20 जो सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ वो हारी, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जो है वहां पर भी कौमी टीम कोई कारकर्दगी नहीं दिखा पाई। अब ये जो मैच तो हम हारे हैं, लेकिन इसके बाद हमारी जो टूर्नामेंट में आगे बढ़ने का मामला है उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान पैदा हो गया। अब ये तमाम के तमाम जो इश्यूज हैं, शायकीन क्रिकेट, सबसे पहले मैं तो आपको दिखाता हूं कि हमने लोगों से बात की और लोगों से हमने पूछने की ये कोशिश की हमारी टीम ने कि उनके ख्याल में कौमी टीम की अगर ये हालात हैं तो ये किस वजह से है। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लोग जो है शायकीन क्रिकेट जो हैं वो इस हार पर जो है क्या कहते हैं। टीम में एक तो सिफारशी कल्चर अभी तक चल रहा है और मेरिट पे जो है ना लोगों को नहीं लिया गया। मैच हारने की वजह से तमाम पाकिस्तान के दिल जो है ना बड़े दिल बर्दाश्त हो गए हैं। हमें इस तरह की तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान टीम एक लोकल किस्म की जो है ना टीम से हार जाएंगी। दिल करता है कि मैच भी ना देखें। अमेरिका जैसी टीम से ये लोग हार गए तो फिर ये इंडिया के सामने क्या करेंगे। क्रिकेट में भी सियासत है ना, जो मेन बंदे हैं वो अपने बंदे लेके आते हैं, जो असल टैलेंट है वो नहीं लेके आते हैं। असल मेन वजह यही है। हमारे जो है ना बड़े अमेरिका की मदद लेते हैं, अमेरिका से वो जीत सकते थे, ये तो सोचे भी नहीं। तो आगे इंडिया के साथ मैच है तो इनको मैच की तो ज़रूरत नहीं है, इनको डॉलरों की ज़रूरत है। मेरे दोस्त ने कहती हैं कि बुरा भला कह रहे हैं, सच्ची बात है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैं बाबर के साथ खड़ा हूँ। पूरा टीम सिलेक्शन इस ओनली वन बंदे पर डिपेंड नहीं है, सिलेक्टर भी हैं, बाकी पूरा PCB बोर्ड है। बाबर को बैक करने के लिए कम अज़ कम एक सीनियर प्लेयर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। हर टीम के अंदर आप देखो विराट कोहली को बैक करने के लिए रोहित शर्मा है और टीम में बैक करने के लिए हैं सीनियर प्लेयर। अकेले बाबर पर जिम्मेदारी डाल दी है एक उसको बैक करने के लिए हो ताकि हम जीतें। दुख हुआ है के हारने का। पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था और इंडिया से 9 तारीख को मैच है तो उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि हम जीत जाएं। USA की जैसे टीम से हार गए ये लोग। पाकिस्तान माशाल्लाह बाबर आजम से हमें इतनी उम्मीदें थी, अब क्या कहें। इनको चाहिए फोकस करें अपने ऊपर, ये नहीं देखते कितनी बड़ी एक नई टीम है सर, वो आके आपको एक दिन में हरा रही है इंटरनेशनल टीम को। बड़ी सोच वाली बात है। यंग टैलेंट है, अब उनको मौका दें। आप पुराने बंदे खिला रहे हैं जब वो खेल ही नहीं सकते। हर चीज़ में पाकिस्तान की उनकी ना बॉडी लैंग्वेज थी, ना ऐसी फीलिंग थी कि वो मैच खेलने आए। बिल्कुल उन्हें कुछ पता नहीं था हम क्यों आए, मैच ग्राउंड में क्यों आए।
अब जो अभी हालात देख के तो नहीं लगता कि इंडिया से कोई अच्छी इतनी फाइट होगी, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अच्छा मैच होगा। जब टीम में इत्तेफाक ही नहीं है लड़कों में, ऊपर से सलाम अलैकुम है, ऊपर से बैठ के हम एक दूसरे के साथ बात शेयर करते हैं, खाते पीते हैं, अंदर हमारे दिल खोटे हैं एक दूसरे के, तो वो टीम क्या फतह करेगी? वो इस चक्कर में हम मैच हाथों से निकल जाता है। जब ये चीज़ें हम छोड़ेंगे, वसीम अकरम की तरह, मियां दाद की तरह, खान की तरह इत्तेफाक करेंगे क्रिकेट में, तो वर्ल्ड कप क्या हम दुनिया भी लेके आएंगे। बहुत दुख हुआ है जब हम उनको सिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को क्रिकेट सिखा रहे हैं, जब हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी उनको अकेडमी वहाँ पे चला रहे हैं, तो फिर हारना तो बदकिस्मती है हमारा। सारी चीज़ों में जो है ना उनमें खामी थी, फील्डिंग में भी खामी थी, बॉलिंग में भी खामी थी और बैटिंग में भी थी। जब हम इस तरह का सी टीम के खिलाफ हार रहे तो आगे कुर्बानी से पहले टीम पाकिस्तान पहुँच जाए। मुझे समझ नहीं आती कि अमेरिका एक नई टीम है और उससे आप मैच हार रहे हो, तो हमारे सब के लिए शर्म का मुकाम है जी। लोगों ने रात को टीवी जलाए हैं, इतने गुस्से में आवाम थी, तो इन्होंने आगे जितने मैच हो रहे अभी इंडिया के साथ आ रहा है, मैं आपको हकीकत कहता हूँ, मुझे नहीं लगता 1% कि हम इंडिया से जीतेंगे। इसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे एक जो है वो इतनी छोटी और आम सी टीम से हम हार गए। लाखों रुपए सैलरीज लेने के बाद ये फिर अवाम के जज्बात से खेल रहे हैं, और जब आप ऐसी टीम से हारे हैं कि जो बिल्कुल जहन में ओमान में भी ना हो, अचानक वो टीम हार जाए, तो ये बहुत मतलब दुख की बात है। एक टीम पहली दफ़ा खेल रही है यूएसए, बस अमेरिका का नाम है, पाकिस्तान ने प्रेशर ले लिया, अमेरिका के नाम से ही हम डरते हैं। हारना नहीं चाहिए था, जीतना चाहिए था। हमारी जो है पुरानी टीम है उनकी नहीं आई है और उनसे हार के तो बहुत डिसअपॉइंट किया जी हमें उन्होंने। भाई जाहिर बात है, कहाँ गुलाम, आप जीत की उम्मीद लगा के बैठे थे पहले से। वैसे बज़ाहिर तो हमें बैटिंग नज़र आ रहा था और आमिर का आखिरी ओवर सुपर ओवर बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था, लेकिन अंदर कहानी कुछ और थी। ये एक दफ़ा नहीं हुए यार, ये कई बार ये आ चुके हैं। 1992 के बाद कोई खुशी नहीं मिली। शाकीन क्रिकेट यकीनन बहुत ही नाला है, नाराज हैं, परेशान भी हैं कि ये टीम के साथ क्या हुआ। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, शो भी होस्ट करते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पर। इकबाल बेग साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इकबाल बेग साहब, ये क्या हुआ है टीम के साथ? मतलब हारते तो हम हैं, खेल का हिस्सा होती है हार या जीत, लेकिन ये जो कल हुआ है इसकी वजह आपके ख्याल में क्या बनी? बहुत बहुत शुक्रिया रहमान। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी टीम जो है वो तितर बितर हो चुकी है। क्रिकेट की बागडोर वहाब रियाज जैसे हाथों में है, क्योंकि चेयरमैन साहब इतने मसरूफ है, वफाकी वजीर दाखिला भी है, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, तो उन्होंने वहाब रियाज को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। और इस टीम में मनमानी हो रही है कि बाबर आजम अपनी मर्जी के लड़के खिलाना चाहता है। सिफारिशी प्लेयर्स को ऐड कर दिया गया। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने जिस 15 रुकनी टीम का इंतखाब किया, उसमें मिडिल ऑर्डर में सिर्फ 2 ही बैट्समैन रखे ताकि दूसरा कोई आ ना सके और इन्हीं के पसंदीदा लोगों को मौके मिल सके। आप देखें ना कि आजम खान मुसलसल नाकाम हो रहा है, उसको खिलाए जा रहे हैं, कल भी उसे खिलाया और उसे विकेट कीपिंग नहीं कराई, शुक्र है। लेकिन क्या आपके पास सलमान अली आगा नहीं था? क्या आपके पास दीगर प्लेयर्स नहीं थे? आपने उनको छोड़ दिया और आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस शिकस्त की बुनियादी वजह पसंद नापसंद की बुनियाद पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इंतखाब, मनमानी, अपने पसंदीदा प्लेयर्स को प्रमोट करना, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस हजीमत से दो चार होना पड़ा है। अगर इसमें अब ये जो बाबर आजम की, मैं उसके बाद जो उन्होंने प्रेस टॉक की उसमें उन्होंने कहा कि कंडीशंस को शायद हम सही तरह से रीड नहीं कर पाए और शुरू में जो है वो मॉइस्चर था। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखते हैं? क्या कोई जस्टिफिकेशन है इस हार की? इसीलिए ये कहावत है ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर आपको नाचना ही नहीं आएगा तो आप कहेंगे टेढ़ा था आंगन, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। बाबर आजम दुनिया के चंद बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। कल देखे जब 10 ओवर पाकिस्तान की इनिंग्स के मुकम्मल हुए थे तो 14 रन बनाए थे बाबर आजम ने। ऐसी कौन सी हवा पिच थी? इससे ज्यादा खतरनाक पिच तो न्यूयॉर्क के स्टेडियम की है, नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम की। यहाँ तो पिच बिल्कुल फ्लैट थी क्योंकि ये नेचुरल विकेट है। डैलस की और फ्लोरिडा की विकेटें जो है वो नेचुरल टफ पिचेज है। काफी अरसे से वहां क्रिकेट हो रही है। चले न्यूयॉर्क होता समझ में आता कि न्यूयॉर्क में जो पिच है वो ड्रॉप इन पिच है। तो ये बाबर आजम अपने आप को वो करने के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं। और मेरे पास जो इतलात है कि वो ड्रेसिंग रूम में जब हार कर गए तो उन्होंने सारा मलबा बैट्समैनों पे डाल दिया। खुद उन्होंने क्या किया आप मुझे बताएं? जो डिसीजन लिए, मुझे तो लग रहा है
कि कल मुझे डर लग रहा था कि जो बॉब वुलमर के साथ हुआ था, याद है आपको, जमैका में आयरलैंड से हार गए थे, कहीं बेचारा जहनी दबाव का शिकार होगा, गैरी कर्स्टन के साथ कुछ न हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लग रहा है गैरी कर्स्टन भी कल बड़े गुस्से में था, जो मेरे जराए बताते हैं, और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं ये लोग। आप देखें रहमान, एक और चीज बताऊं कि आज 7 जून को पाकिस्तान का न्यूयॉर्क में एक गाला डिनर था, उसका एड भी चल गया और उसमें टिकट्स बिक रहे थे। वो तो शुक्र करे कि फिर कल जो हार गए उसकी वजह से वो डिनर कैंसिल हुआ। तो आप डिनर्स पे शिरकत के लिए गए या आप वर्ल्ड कप पे शिरकत के लिए गए? और सोने पर सुहागा ये कि आईसीसी ने इस T20 वर्ल्ड कप का एक एंथम बनाया है। टीम ने कोई गाना नहीं बनाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गाना बना दिया। मैं 30 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। राइट मैं इकबाल बेग साहब बहुत शुक्रिया। मैं जरा जो है वो इस पर यकीनन प्रोग्राम में हम और भी बात करेंगे। प्रोग्राम में अभी एक वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान की जो हार है अमेरिका के हाथों, क्या वजह बनी और टीम के साथ टीम की ये जो परफॉर्मेंस थी आखिर इसकी वजह क्या थी, इस पर बात करने के लिए यासिर हमीद साहब मेरे साथ मौजूद है, टेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं, और शाकिर अब्बासी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, हमारे कॉलीग हैं, वो हमें डेलस से जो है वो ज्वाइन करे। दोनों का बहुत शुक्रिया। यासिर मैं पहले आपकी तरफ आना चाहता हूँ, क्या आपको समझ आती है, हमारा एक पैटर्न तो है, हम अक्सर वर्ल्ड कप में इस तरह की टीमों से इस तरह हार जाते हैं, लेकिन शायद ये अमेरिका से हार की जो बात है इसकी तो कोई समझ नहीं आ रही। तो आपको क्या लगता है बुनियादी वजह इसकी क्या बनी? कैन यू से इट अगेन? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी रहमान भाई जी। अगर अभी मुझे आप सुन रहे हैं, मैं दोबारा दोहरा देता हूं सवाल। आपके ख्याल में ये जो हमारी कल एम्बैरेसिंग डिफीट हुई है, इसकी क्या वजह क्या बनी? आई थिंक यू हैव टू कॉल बैक, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई लाइंस का प्रॉब्लम है। अच्छा चले, मैं जरा यासिर के पास जरा दोबारा जाएंगे। शाकिर आपको क्या लगता है, और ये जो डेलस में कल आप मौजूद थे, अभी भी वहां पर हैं, टीम के हवाले से बहुत सारी अफवाहें भी हैं, बातें भी की जा रही हैं, टीम की बॉडी लैंग्वेज के हवाले से टीम कोई एक यूनिट के तौर पर जो है वो नजर नहीं आ रही। क्या आपके पास क्या इतलात है, टीम का जो कल जो परफॉर्मेंस थी उसकी वजह आपको क्या समझ आती है? देखिए बड़ी अफसोसनाक कारकर्दगी, और उससे अफसोसनाक का वर्ड भी इतना मुनासिब शायद नहीं लगता। बड़ा डिसअपॉइंटेड है सारे यहाँ, हम जो देखें, हम जर्नलिस्ट के साथ साथ क्रिकेट फैन भी हैं, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग इससे नए स्टेडियम में एक नई क्रिकेट है, क्रिकेट इज जस्ट टेकिंग ऑफ इन यूएसए, और बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ उनको सपोर्ट करने आई। हमने मैच के बाद बहुत सारे लोगों से जाना, पूछा कि यार हमारे 3-4 दिन से इस टीम की यहाँ एक्टिविटीज क्या थी। मुझे मोर देन डजन लोगों ने बताया कि रात को भी शीशा कैफे में बैठे हुए थे, लोगों के डिनर कर रहे थे। जिस टीम ने सुबह 10 बजे मैच खेलना है, वो अगर 2-3 बजे रात को जो है वो शीशे पे बैठी हुई है या कोई और एक्टिविटीज में है, तो उसने सुबह उठ के क्या मैच खेलना है। मुझे लगा इस टीम को उन्होंने, जो अमेरिकन टीम है, बहुत ईजी लिया है, उसको शायद ऑल आउट जाने वाली पोजीशन, जिस तरह एक मैच का जो है वो अपने ऊपर तारीख करते हैं कि यार बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हम खेलने जा रहे हैं, उस तरह का कोई इंटेंट नजर नहीं आया। और फिर आप जब एक ऐसी विकेट यहाँ पर इसी बॉलिंग अटैक के खिलाफ कनाडा जैसी एक नई टीम 200 यानी 194-95 रन कर सकती है, वहां पर आप एक मैसिव स्टार्स के साथ आप आ रहे हैं, दुनिया का नंबर 1 बैटर, बड़े बड़े हिटर, और आप जाकर चौक हो जाते हैं 150-160 पर। तो ये तो यकीनन ओवरऑल जो टीम एफर्ट थी कंबाइन, देखिए क्रिकेट इज अ गेम ऑफ टोटलिटी, इसको हर बंदे को अपनी अपनी इनपुट इस गेम में देनी है, तो तभी आप रिजल्ट दे पाएंगे। वो नजर नहीं आई, फ्रॉम कैप्टनसी टू बैटिंग ऑर्डर। बॉलर्स के लिए भी मैं ज्यादा इसमें नहीं कहूंगा कि 160 का टारगेट आजकल के दौर में इस तरह की अच्छी बैटिंग विकेट पर डिफेंड करना वो आसान नहीं था, लेकिन बॉलर्स ने बड़ी हद तक उसको जो है वो अपना जो रोल प्ले किया। लेकिन वर्ल्ड क्लास बैटर लाइक बाबर आजम, वो इस एक ऑर्डिनरी बॉलिंग अटैक के खिलाफ 40-45 गेंदों पर 40-45 रन जब बनाएगा, यानी 120 गेंदों में से 35% या 40% बॉल्स जो है वो आपको टॉप बैटर भी खेलता है, और स्कोर वो जो है वो आके देखें। मैं किस पॉइंट पे आपकी बात करूं कि इतनी बड़ी टीम, इतनी नई टीम के सामने इसमें शाकिर एक चीज बताइए, देखिए बाबर आजम ने जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा कि हम शायद कंडीशंस को सही तरह से रीड नहीं कर पाए,
तो क्या ये मुमकिन है, और टीम जिस तरह से इतना बड़ा स्टाफ साथ जाता है और वो मैच से पहले असेस करता है, तो ये कप्तान को क्यों ये कहना पड़ा कि भाई हम शायद कंडीशंस ठीक तरह से उसको रीड नहीं कर पाए? देखिए ये तो बहुत है। 3-4 साल से बाबर आजम से एक जुमला सुनते थे कि वो यार जस्ट 15-20 रन शॉर्ट, अब नहीं एक जहत लेके आए हम अपनी एक्सक्यूजेस में। आप 4-5 दिन से डेलस में ही हैं, डेलस का वेदर लाइक कराची, लाइक दुबई, इस तरह का हमें फील किया। कोई इतना ठीक है, गर्मी कल ज्यादा थी लेकिन वो गर्मी हमें सूट करती है, हम गर्म मुल्क से गए हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई देखिए, मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात की, मैं दोनों कैप्टन के इंटेंट आपको बताता हूँ। बाबर कहता है जी मेरा ख्याल है 160 वो था हमारी बॉलिंग को, इसे डिफेंड करना चाहिए। जब अमेरिकन कैप्टन आया हमने उससे सवाल किया, उसने कहा जब 160 लग गया तो मुझे हमारे पूरा यकीन था कि हम इसे डिफेंड कर सकते, इसे चेस कर सकते हैं, इसलिए कि एक साइड की बाउंड्री छोटी है। मतलब एक नई टीम इस प्लानिंग के साथ आई थी कि उन्हें पता है कि अब इस साइड की बाउंड्री छोटी है, हमने ये करना है, ये स्ट्रेटजी देनी है। दोनों टीमों में ठीक है, तो दोनों टीमों में ये प्लानिंग का जो है वो आपको लगा कि इसमें इशू है। सबसे यासिर, मैं क्या कहता हूं, वो बाबर आजम की कैप्टनसी ने डाला है। बाबर आजम इज नॉट अ कैप्टन, इज नॉट अ लीडर। आप सिर्फ आखिरी ओवर देख लें, आप क्योंकि खुद क्रिकेट खेलते हैं, बड़ा कीनली देखते हैं। आखिरी ओवर में जितनी भी बॉल्स हैं सारी यॉर्कर लेंथ पे जा रही है, फुल टॉस जा रही है, और उस जब यॉर्कर लेंथ, यासिर अमीर आपको बेहतर बताएंगे, जब यॉर्कर लेंथ पे बॉल जाती है तो बैट्समैन के पास सबसे ज्यादा जो ऑप्शन होता है स्ट्रेट खेलने का है, और उन 5 बॉलों में से 4 बॉल ऐसी हैं जिनकी शॉट स्ट्रेट खेली गई है। अब मिड ऑफ को आखिरी बॉल पे चौका रहता है, मिड ऑफ को क्यों ऊपर रखा हुआ है आपने? मिड ऑफ को आप पीछे ले जाए, किसी और को ले जाए, क्योंकि आपको पता है, बैटर को पता है कि ये बॉल जो है वो बिल्कुल स्लॉट में आएगी और उसके पास ज्यादा ऑप्शन है, आसान स्ट्रेट खेलना है, तो स्ट्रेट वहीं पे चौका आपने खा लिया। ये मैं ड्रेसिंग रूम में, मीडिया रूम में बैठा हुआ दोस्त से बात करा था। अच्छा, मैं जरा यासिर हमीद से पूछता हूँ, यासिर आपका क्या एनालिसिस है इस हार के ऊपर? ये इतनी एम्बैरेसिंग हार, और फिर जो इसका टेक्निकल रीजन एक बाबर ने जो दिया, आपको क्या लगा? सिलेक्शन का मसला है या हमारी जो टीम जिस स्ट्रेटजी के साथ उतरी उसका मसला है? जी यासिर, आपको आवाज आ रही है? देखिए बात ये है कि कुछ होते हैं कंट्रोलेबल्स, ठीक है, और कुछ होते हैं अनकंट्रोलेबल्स। जी मुझे तो जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कुछ होते हैं कंट्रोलेबल्स और कुछ होते हैं अनकंट्रोलेबल्स। अब टॉस का जो जहां तक है वो हमारे हाथ में नहीं था। टॉस जो है अमेरिका जीता है और उन्होंने वहां पे बैटिंग की। देखिए मैं खुद डेलस में खेला हूँ, इस जगह पे खेला हूँ मैं, और मैंने जो है यहाँ पे क्रिकेट के लिए पूरा सीजन खेला है। यहाँ पे यासिर आप बात कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। जो वहाँ की जो सन है, द स्काई इज सो क्लियर कि वहाँ की जो रेज है ना इंसान के अंदर घुसती है। इतनी आप देख सकते थे कल हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। यही टॉस अगर हम लोग जीतते तो 100 में ही आउट हो जाते। बट एनीवे इट्स नॉट एक्सक्यूज, क्योंकि हाईली प्रोफेशनल, हाईली पेड प्रोफेशनल है हमारी टीम और वर्ल्ड क्लास टीम है। और सेकेंडली ये है कि हम लोग टेस्ट क्रिकेटर्स हैं और पूरी दुनिया में टेस्ट खेले हैं, हर जगह पे, हर कंडीशन में, हर टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस है। ये छोटा मोटा स्विंग जो था ये तो खैर पहले इसको नेगोशिएट करना चाहिए था। बाबर की जो क्लास है, रिजवान को भी उसका कैच अच्छा हो गया, लेकिन बाबर को 3-4 बाउंड्रीज मैनेज करनी चाहिए थी शुरू में। अच्छा। नंबर 1 हम लोग 15 से 20 रन शॉर्ट थे इस मैच में, ठीक है, और 15 से 20 रन शॉर्ट का मतलब ये है कि हम लोगों ने पार स्कोर किया 160, बट स्टिल यूएसए के अगेंस्ट ये विनिंग स्कोर ही था, ठीक है। हम लोगों ने मैच अपने हाथ से बहुत सी जगहों से हमने अपने हाथ से लूज किया, बड़ा इट्स वेरी सैड थिंग कि हम लोग ये मैच हारे, बट स्टिल वी शुड होप कि हम लोग इंडिया को मारे। अभी हमारे पास टूर्नामेंट में चांस है, एक बड़ी टीम है इंडिया, अगर हम उसको इंशाल्लाह मारते हैं, ठीक है, हम अपने बॉक्सेस टिक करते हैं, जो गलतियां हमने की हैं वो हम दोहराए नहीं, ठीक है, राइट कॉम्बिनेशन खिलाएं। इट्स टाइम कि हम साइम अयूब को अंदर लेके आए, ठीक है, उससे बॉलिंग भी करवाएं। ही इज वेरी हैंडी बॉलर, वो आपको आउट करके दे सकता है, विकेट्स लेके दे सकता है,
ठीक है, साथ में इज टेक्निकली वेरी क्विक। ठीक है, तो आपके ख्याल में अभी भी हमारे पास जो है वो चांस है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद थे, शाकिर जो हमें डेलस से ज्वाइन कर रहे थे वो भी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक। बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से मुतनाज़ पोस्ट केस में वो बिलाखिर शामिल तफ्तीश हो गए हैं। बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ वीडियो पोस्ट करने पर एफआईए की टीम ने आज उनसे जेल में तफ्तीश की है। जेल जराये का कहना है कि एफआईए टीम ने उनके एक्स अकाउंट से पोस्ट जो है वो दिखाकर तकरीबन 55 मिनट तक तफ्तीश की और 16 से ज़ायद सवालात किए। उन्होंने तमाम पूछे गए सवालात के जवाब अपने वकला की मुआवनत से दिए। बानी पीटीआई अपने वकला चौधरी ज़हीर अब्बास, इंजार पंचोथा की मौजूदगी में एफआईए टीम के सामने शामिल तफ्तीश हुए। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस के दौरान इमरान खान ने सियासी मुकालमे के लिए पार्लियामेंट ना जाने की गलती को तस्लीम किया था। उनका चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस के साथ एक बड़ा तवील मुकालमा हुआ और उन्होंने जजों के सवालात के जवाबात भी दिए। चीफ जस्टिस से जब बानी पीटीआई से सवाल किया कि आपने एमनेस्टी क्यों दी, तो उन्होंने जवाब दिया कि एमनेस्टी इसलिए दी कि मईशत जो है वो उसकी हालत ठीक नहीं थी और उसे रूट पर लाना था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट के साथ मिल बैठकर बात करें, ये दुश्मन नहीं है। रोजनामा एक्सप्रेस के मुताबिक आज इमरान खान ने सहाफियों के साथ गुफ्तगू में यह भी कहा कि वकला को ट्वीट की हिदायत करता हूं, जेल में हूं, ट्वीट नहीं कर सकता। हमूदुर रहमान कमीशन बनाने के 2 मकासद थे, उनमें से एक ये कि ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। जब सहाफी ने वहां पर उनसे सवाल किया कि नवाज शरीफ जब शेख मुजीब और हमूदुर रहमान कमीशन का हवाला देते थे तो आप कहते थे कि नवाज शरीफ फौज के इदारे को तबाह करके दूसरा मुजीबुर रहमान बनना चाहता है। इस पर इमरान खान ने कहा कि उस वक्त मैंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, अब ये रिपोर्ट मैंने पढ़ ली है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मामलात को किस तरह से देखती है, एक तो ये ट्वीट वाला इशू है, दूसरा सियासी जमातों के साथ क्या कोई बात हो सकती है या नहीं हो सकती। और अब्बास साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, सेनेटर हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। और अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अब्बास साहब सबसे पहले तो ये जो ट्वीट वाला मामला है इसको पार्टी किस तरह से देखती है? कुछ लोग दूरी इख्तियार करते हैं, कुछ लोग इसको मुकम्मल तौर पर ओन करते हैं। पार्टी क्या वाकई जो है वो कंफ्यूज है इस मामले के ऊपर? और फिर अब तो इमरान खान भी शामिल तफ्तीश हो गए, तो इस तफ्तीश को आप किधर जाता देख रहे हैं? देखिए, जहां तक तो तफ्तीश का मामला रहमान भाई, वो तो उसने कहा जाना, जिस तरह 200 के करीब पहले केसेस जिस तरफ को गए हैं, इद्दत का केस, साइफर का केस, अलकाद है, तोशा खाना, ये भी उधर को जाएगा। तो तफ्तीश और एफआईए तो इतना मैटर नहीं करती। जो आपने पहला सवाल पूछा कि क्या पार्टी कंफ्यूज, कोई कंफ्यूज नहीं है। और आज खान साहब ने क्लैरिटी से कह दिया, और खान साहब आज नहीं पिछले कोई 10 साल से, और दिस इज आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, कि जब कभी हम अकेले होते थे तो खान साहब हम जैसे यंगस्टर्स को तमाम को ये ब्रीफ किया करते थे कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकली कौन कौन सी मिस्टेक्स थी। उसमें 71 का वाकया सबको सुनाया करते थे, कैसे मुजीब के साथ क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान में कौन जीता था, वेस्ट पाकिस्तान के क्या हालात थे, जनरल या किरदार से वाले से। और जब मैं जेल में मिलने गया उस वक्त ही उन्होंने ये हमें सबको ये बात बताई। सो ये तो क्लैरिटी। और आज उन्होंने क्लियर किया कि मैंने ट्वीट के हवाले से जरूर कहा था, और वो ये जरूर है कि खान साहब ने वो वीडियोज नहीं देखी थी। और ये मैं आपको शॉर्ट से कह सकता हूं, ऑब्वियसली उस कंटेंट में क्या लिखा हुआ था ट्विटर में, खान साहब को क्या पता कि उसमें लफ्ज क्या लिखे जा रहे हैं या उस वीडियो में क्या था। ऑब्वियसली ही वुडंट नो इट। तो इसलिए पार्टी में आपको बाज़ कंफ्यूजन नजर आता है। और अगर आपने रऊफ हसन साहब की और बाकी लीडरशिप की बात सुनी हो, तो कल लीडरशिप ने खान साहब के पास जाना था इस क्लैरिटी के हवाले से, इस हवाले से कि उनसे डायरेक्शन ली जा सके कि फ्यूचर में क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, ताकि कहीं पे ये कंफ्यूजन हो ना कि जी हमारी जो सोशल मीडिया टीम है या हमारा जो ग्राउंड पे जो इंफॉर्मेशन जो हमारी टीम है उनमें थोड़ा सा कोहेजन हो जाए, ताकि उनका पॉलिटिकल कंसेंसस आ जाए। और कल में जो फ्यूचर एक चीज जिसके हवाले से पार्टी के अंदर क्लैरिटी है वो, और इमरान खान बार बार उसकी बात कर चुके हैं, वो ये कि बात आज भी उन्होंने सहाफियों के साथ जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ उनसे बात करूंगा जो ताकतवर हैं। तो पार्टी जब ये कहती है कि सिर्फ उन्हीं से बात करनी है, तो फिर जो पॉलिटिकल डायलॉग की बात है उसका क्या उसकी कोई गुंजाइश है या नहीं है? पॉलिटिकल डायलॉग की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है, और वो उन हालात में जब वाकई पॉलिटिकल फोर्सेस हों, जब आप पॉन्स बैठे हों। अब ये जो इस वक्त पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, यू एंड मी नो इट
वेरी वेल। ये तो वो पॉन्स हैं जो कि जैसे चेस में होते हैं, इनको तो यहाँ पे बिठाया गया है, उनकी इजाजत के बगैर ना ये सांस ले सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। और अगर ये शाम को टॉक शो की हद तक पॉलिटिकल शोशा छोड़ने में क्या हर्ज है? हम तो जी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ नहीं चाहती। और भाई ये कौन से मुज़ाकरात हैं जिसमें इनके पास मैंडेट ही नहीं है? डू यू रियली थिंक कि ये इस वक्त सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं? अगर ये हमसे कल को बात करने की कोई इस तरह की जुर्रत भी करते हैं, तो जो जज साहिब इस्तादाद लोग पीछे बैठे हैं वो इनका सिस्टम ऑफ कर देंगे। वेयर डू दे स्टैंड? सो ये बेनिफिशियरी उनकी इजाजत के बगैर हिल नहीं सकते। तो जब एट द एंड अप्रूवल उन्होंने देनी है तो फिर इनसे बात करने का फायदा। और दूसरी बात ये, अगर हमसे बात करेंगे, क्या पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी नहीं हो सकती? देखिए सियासी कुव्वतें 2014 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब दाब का धरना हो रहा था तो पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून का साथ देने का फैसला किया था। हालांकि उस वक्त जो है वो इक्वेशन जो है वो कुछ और थी, जो आपके मुताबिक पावरफुल क्वार्टर्स है वो तो किसी और तरफ जो है वो थे। तो फिर क्या आपको यहां पर नजर नहीं क्या यहां पर आप गुंजाइश नहीं देखते कि जो सियासी जमातें हैं उनसे कोई ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं कि जहां पर वो इकट्ठे हो जाएं या कोई बात हो सके? 2014 में और 2024 में बड़ा फर्क है। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिस्टम से आउट थी, उनके पास उस वक्त सिर्फ और सिर्फ सिंध में हुकूमत थी, फेडरेशन में उनकी कोalition नहीं थी। आज ये सारे सिस्टम में इकट्ठे बैठे हैं, तो आज पीपल्स पार्टी या कोई भी ऐसी जमात जो हिस्टोरिकली एंटी एस्टैब्लिशमेंट रही भी हो, वो इस टाइम कम से कम हमसे बात करना नहीं पसंद करेगी, क्योंकि उनको लटके करना पड़ेगा। पाकिस्तान के चारों गवर्नर्स पीपल्स पार्टी के हैं, चेयरमैन सेनेट उनका है, सदर उनका है, और पता नहीं कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे रखे बैठे। दे वुड नेवर डू इट। एंड वेरी फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, जिस किस्म का नैरेटिव इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का पीटीआई के हवाले से है, ये लोग तो रात को ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि हमारे साथ बात सके। रात को 8 बजे सिर्फ टॉक शो की हद तक कोई स्टेटमेंट दे देना, हम पता है ये सिर्फ एक ढोंग है, ये सिर्फ एक ड्रामा है। और अगर वाकई सीरियस है, हमसे अगर बात करना चाहते हैं, तो फिर जिनके पास अथॉरिटी है, क्या ये उनसे पूछ सकते हैं कि भाई हम पीटीआई से हल्की फुल्की बात कर लें? क्या ये सोच सकते हैं कि हमें, अच्छा एक चीज और बता दो मिसाल के तौर पे जी, अब ये सिस्टम के बात करेंगे तो हम गेन करेंगे, ये लूज करेंगे। डू यू रियली थिंक दे विल लेट गो? इस वक्त उनको मजा आ रहा है। देखिए हम इस वक्त नीचे गिरे पड़े, हमारी पार्टी को इन्होंने खत्म किया हुआ है, हमारी लीडरशिप को जेल में डाला हुआ है, हम तो इस बारगेन में गेन करके आएंगे, दे लूज इट। सो ये सिर्फ पॉलिटिकल ढोंग है, ना ये बात करना चाहते हैं, ना इनको इजाजत है, और उन्होंने स्ट्रिक्टली नो गो एरिया रखा हुआ है। खबरदार किसी ने इमरान खान या पीटीआई से बात की तो तुम्हारी ऐसी, मतलब वेरी फ्रैंकली रहमान भाई, आप जानते हैं इनकी कुछ भी इसमें इनका स्टांस जो है वो एक पॉलिटिकल ढोंग है और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा राइट, बहुत शुक्रिया। सेनेटर ओन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करना चाहती है या नहीं करना चाहती उस हवाले से जो है वो पार्टी के अंदर जो राय है उस पर बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इब्तदाई ट्रेडिंग के दौरान क्रैश कर गया। आज बेंचमार्क जो KESE 100 इंडेक्स है वो 2000 से जायद पॉइंट्स की तनज़्ज़ुली के बाद 72,000 की नफसियाती हद से भी नीचे आ गया, और इसकी वजह जो है वो IMF के साथ पाकिस्तान की जो कमिटमेंट्स हो सकती हैं वो बताई जा रही है। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में ये सूरत हाल क्यों रही। शहबाज राना बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज राना साहब, ये जो आज स्टॉक मार्केट में हुआ इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? बहुत शुक्रिया रहमान साहब। इस वक्त मार्केट के अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा हुई है। वो कन्फ्यूजन की वजह यह है कि जो अगला बजट आ रहा है उसमें जो स्टॉक मार्केट के ऊपर इस जो टैक्सेस हैं उसके में कुछ रद्दोबदल आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश कर रही है। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से मार्केट क्रैश आ रही है। टैक्सेस में तब्दीली तो आ रही है, लेकिन जिस तरीके से उस तब्दीली को परसीव किया जा रहा है उस तरीके से वो नहीं तब्दीली आ रही। इस वक्त प्रपोजल ये है रहमान साहब कि पाकिस्तान में जितने भी इस वक्त जो आपकी जो आमदन होती है किसी भी शख्स की, उसको 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से टैक्स किया जाता है। एक सैलरीड क्लास है जिसमें आप और मैं शामिल हैं, एक नॉन सैलरीड बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं जिसमें जो इंडिविजुअल अफराद कारोबार करते हैं उनकी जो आमदन होती है। फिर एक वो कैटेगरी है जो स्पेशल पैकेजेस में कवर होती है, जैसे आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, वहाँ से आपको कोई आमदन हुई, आपने बैंक में डिपॉजिट रखवाया, आपको वहाँ से कोई आमदन हुई, तो उसके जो रेट्स हैं वो अलहदा है। इस वक्त प्रपोजल ये है IMF की तरफ से कि जितने भी डिफरेंट रेट्स हैं डिविडेंड्स इनकम के ऊपर, कैपिटल गेंस के ऊपर, तनख्वाह के ऊपर, नॉन सैलरी जो बंदा है उसकी जो आमदन है उसके ऊपर, उन तमाम को एक जगह पे क्लब किया जाए
और क्लब करके उसके ऊपर जो भी एक उस आमदन के लेवल के ऊपर जो एक स्टैंडर्ड रेट होगा उसके ऊपर वो चार्ज हो जाए। तो ये एक चीज़ है जो इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है। एक जो इस वक्त मार्केट में बात चल रही है वो ये चल रही है कि गालिबन जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं स्टॉक मार्केट के कैपिटल गेन्स टैक्स के, उन रेट्स को डबल या ट्रिपल किया जा रहा है। तो ये इस बैकग्राउंड की वजह से ये जो मार्केट के अंदर क्रैश आ रहा है। और नॉर्मली जब किसी मखसूस क्लास के ऊपर या एक ख़ास तौर पर कोई जो इन्फ्लुएंशियल क्लास हो उसके ऊपर जब टैक्सेस का बोझ बढ़ेगा फिर वो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके भी मार्केट को क्रैश भी करवा सकते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो शहबाज राना साहब, ये जो नेट टैक्सेस की बात की जा रही है, ये कितना काबिल अमल प्लान है और फिर कौन से सेक्टर्स हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि जो पहले नहीं है टैक्स में लेकिन अब जो है वो आ सकते हैं? देखिए, आइडियली तो यही होना चाहिए कि आप की जो आमदन है किसी भी शोबे से है उसके ऊपर जो एक स्टैंडर्ड रेट सबके लिए एक ही होना चाहिए। ज़राअत इस वक्त एक्सेप्शन इसलिए हो सकती है कि आईनी तौर पर हुकूमत ज़राअत को, फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको टैक्स नहीं कर सकती, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। बाकी क्यों कोई एक्सेप्शंस क्रिएट हो, क्यों किसी के लिए रेट कम और किसी के लिए ज़्यादा हो, चाहे वो आपका एक्सपोर्टर है, चाहे आपका स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर है, चाहे आपका जो रियल एस्टेट का इन्वेस्टर है उसके लिए। अब क्या ये जो IMF की तजवीज़ हैं ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल हैं या नहीं? मोर देन द इनकम टैक्स जहाँ पे ये रिएक्शन आ रहा है, असल जो आपका प्रॉब्लम आने वाला है, जो सबसे बड़ा एक लोगों को शॉक लगेगा, वो सेल्स टैक्स वाली साइड पे लगेगा। रहमान साहब, सेल्स टैक्स वाली साइड पे मैसिव टैक्सेशन होने जा रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी या जीरो के ऊपर है, सबसे ज्यादा जो है वो सेल्स टैक्स जो होगा। बहुत शुक्रिया, शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान मेहमानों से कोई इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।